तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मिस्टर जयप्रकाश। आज क्लास 12th का फिजिक्स का एक चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, आवेश और कूलॉम का नियम। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स और उनकी डिफिनेशन आज बताने जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो वीडियो लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। आज की सबसे फर्स्ट टॉपिक, उस चैप्टर की सबसे फर्स्ट टॉपिक है चार्ज। ये आवेश होता है क्या, ये इस आवेश का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये आवेश न होता तो क्या होता, ये आवेश क्वांटीकृत होता है या नहीं होता है, आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इन सारे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमने छोटे पर जब हम लोग थे तो हम लोगों ने ये सुना था कि सर जी एक राप्टे मारेंगे खींच करके तो बॉडी में करंट दौड़ जाएगी, यानी सर जी के एक चाटे से हमारा जो माइंड है उसमें करंट दौड़ जाएगी और माइंड काम करने लगेगा। इसका भी कुछ साइंटिफिकल रीजन है। अब क्या रीजन है, इसको इस वीडियो में हमको पता चलेगा। जैसे इसके रीजन के बारे में अगर हम स्टार्टिंग में ही बता दें तो एक चीज ये रहती है कि जब एक पेन हम उठाए, उसको बाल में रगड़े, तो उस पेन वह आवेशित हो गई और उसमें कागज के छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। यह गुण कैसे आया, जब ये पेन और हमारे बाल के बीच में जब घर्षण उत्पन्न हुआ तो इसमें आकर्षण का गुण आया। अगर सर जी की बात को साइंटिफिकल वे में लिया जाए तो सर जी जब एक राप्टे खींच करके गाल पर मारते हैं तो ये हाथ की हथेली और चेहरे के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है और उसी घर्षण के कारण ये बॉडी में एक टाइप का चार्ज उत्पन्न होता है और उस चार्ज से बॉडी में करंट दौड़ने लगती है और शायद जिसके कारण वह स्टूडेंट एक्टिव हो जाता है। हमारा ये उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चों को मारा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि पहले ये सिद्धांत दिया जाता था। तो जो आवेश है, ये आवेश होता है क्या, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आवेश अगर देखा जाए तो इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर हमारे घर में आवेश नहीं होता तो बिजली नहीं चलती, अगर आवेश नहीं होता, बिजली नहीं होती, तो हमारे घर में रखे ट्यूबलाइट, कूलर, फ्रिज, पंखे सब बेकार होते, इसका कोई मतलब नहीं होता। यानी आवेश हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, एक अंग है, जिसके बिना हमारा सामाजिक जीवन, सामाजिक क्रियाकलाप अच्छे से सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। अब इस बारे में क्यों ऐसे होता है, क्या है ये चीजें, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो आवेश है ये मुख्यतः मेनली दो प्रकार का होता है। अब ये दो प्रकार का कौन सा होता है, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। अगर इस पर बात लिया जाए कि आवेश क्या होता है तो इसके बारे में जो डेफिनेशन है वो फंडामेंटल डेफिनेशन दिया जाता है कि आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। ये आवेश का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर क्लियर कहा जाए कि आवेश है क्या, तो आज तक साइंटिस्ट ने इसका कंप्लीट क्लियर डिफिनेशन नहीं दिया। ये सिर्फ हम उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण उत्पन्न हो, उसे हम आवेश कहते हैं। लेकिन फिक्स अगर ये कहा जाए कि आवेश है क्या, तो ये अभी तक क्लियर नहीं, अभी तक वैज्ञानिकों ने इसको नहीं दिया है। जैसे अगर जड़त्व की परिभाषा दे तो हम कहते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह गुण
जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उसे जड़त्व कहते हैं। ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। यानी वो किसी भी पदार्थ का गुण है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया जा रहा है। तो उसी तरह आवेश का भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ही बताया जा रहा है। आवेश की क्लियर डिफिनीशन आज तक क्लियर नहीं हुई। तो कुछ फंडामेंटल चीजें होती हैं, जैसे अगर लाइट का भी दिया जाए, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश प्रकाश का डिफिनीशन देते हैं तो कहते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती रहती है। हम प्रकाश के बारे में नहीं, प्रकाश के गुण के बारे में प्रदर्शित करते हैं। जबकि प्रकाश एक प्रकार की तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, हर चीजें ठीक है, लेकिन अगर प्रकाश का डिफिनीशन क्लियर दिया जाए तो क्लियर डिफिनीशन नहीं है। ये सभी प्रकाश की प्रॉपर्टीज हैं, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जिसके वे पर लिया जाता है। तो उसी तरह आवेश है। आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, उसे आवेश कहते हैं। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और यह आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यह आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव आवेश, धनात्मक आवेश। एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। नेगेटिव चार्ज। और ये होता है पॉजिटिव चार्ज। जो चार्ज होते हैं, जो आवेश होता है, आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। अब धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? तो अभी जब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि ये हीलियम हाइड्रोजन है, या इस तरह लिखते हैं कि हाइड्रोजन धन आयन, हाइड्रोजन धन आयन लिखते हैं, फिर लिथियम ऋण आयन लिखेंगे। ऐसे ऐसे चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये मतलब आवेश को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी केमिस्ट्री का ही लॉ है। अगर हमने लिखा लिथियम या हमने लिखा सोडियम को ही ले लीजिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो होता है वो 11 होता है और ये 23 होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है वो 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है। परमाणु क्रमांक 11 होने का मतलब ये है कि सोडियम के नाभिक में 11 क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन कितने हैं? 11 प्रोटॉन हैं। और सोडियम के नाभिक के बाहर 11 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि किसी भी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने धनावेशित कण होते हैं, उतने ही नाभिक के बाहर ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। अब अगर सोडियम का ये बनाया जाए स्ट्रक्चर, तो ये सोडियम का मान लेते हैं कि नाभिक हो गया, इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन भी हो गए। 23 परमाणु क्रमांक होता है, यानी हमारा 11 और 12 न्यूट्रॉन इसमें हो गए। अब देखिए पहले कोष में जब 11 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरे कोष में अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे कोष में 8 होंगे। 8 2 देखा जाए तो 8 2 इस तरह से 10 हो गए, तो 10 तो इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरह हो गए। और अंतिम कोष में
अंतिम कोष में एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 11 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है। ये सब इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन। तो देखा जाए तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 8 2 10 10 1 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 11 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन 11 है। हम जानते हैं कि नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। नाभिक के पास का जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। नाभिक से जो दूर थोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा उस पर आकर्षण बल पास वाले की अपेक्षा थोड़ा कम होगा। और नाभिक से जो सबसे दूर है, तीसरे कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम हो जाएगा, यानी इस पर सबसे कम आकर्षण बल लगेगा। और जब इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से कहीं ऊर्जा मिल जाएगी तो यह इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को छोड़ करके और उस पदार्थ में फ्री स्टेट में मुक्त रूप से घूमने लगता है। उसी इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में था तब तक सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन जब इसके घर को छोड़कर चला गया है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो गई, 11 प्रोटॉन हो गए, अब 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। यानी इस पर क्या हो जाएगा, सोडियम पर धन आवेश हो जाएगा, सोडियम पर धन आवेश हो जाएगा। अगर इसी पर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ गया होता तो इसी सोडियम पर ऋण आवेश हो जाता, यानी सोडियम ऋण आवेशित हो जाता। इस तरह आवेश आवेश एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने तो ये बताया कि कोई भी पदार्थ कैसे आवेशित होता है और कैसे धन आवेशित होता है, कैसे ऋण आवेशित होता है, इस पर हमने चर्चा की। मेनली जो आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, दूसरा ऋणात्मक आवेश होता है। अब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं, जिस पदार्थ पर प्रोटॉन आवेश होते हैं, जिस पदार्थ पर प्रोटॉन होते हैं वो धनात्मक आवेशित पदार्थ हो गया। जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं उसको ऋण आवेशित पदार्थ या इलेक्ट्रॉन आवेशित पदार्थ कह सकते हैं। तो आवेश 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। अब इस आवेश की कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत होता है मतलब कि आवेश 1.5 नहीं हो सकता है, आवेश 3.2 नहीं हो सकता है, आवेश 5.87 नहीं हो सकता है। आवेश केवल और केवल पूर्णांक होगा, यानी जो पूर्णांक एक फिक्स नंबर होगा, 1 2 3 4 पूर्णांक के वे में आवेश को प्राप्त किया जा सकता है। आवेश की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ये आवेश संरक्षण का नियम भी है। जैसे ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ये द्रव्य संरक्षण का नियम है। उसी तरह आवेश संरक्षण का भी नियम होता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। चार्ज cannot will be destroy, cannot will be create। तो ये आवेश है। और दूसरी, सबसे पहले हम बताए हैं कि आवेश क्वांटीकृत नहीं होता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वांटीकृत का मतलब कि बटा में आवेश नहीं हो सकता, 3.5 नहीं हो सकता, 7.5 नहीं हो सकता, 10.5 नहीं होता है, वह एक पूर्णांक होता है। आवेश की दूसरी प्रॉपर्टी कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश की तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में अगर बताया जाए
तो आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर प्लस प्लस दो आवेश रहेंगे, प्लस आवेश है और दूसरा भी प्लस आवेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें। लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर एक धनावेशित चार्ज है और दूसरा ऋणावेशित चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी समान आवेश के चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या आवेश जो होता है, ये दो टाइप्स के धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश होते हैं, ठीक है। अब धनात्मक आवेश को हम प्रोटॉन का कह सकते हैं। ये प्रोटॉन पर भी उतने ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। नहीं, ये प्रोटॉन है, ये धन आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। दोनों पर आवेश की मात्रा समान होती है, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। जो धनात्मक आवेश जो प्रोटॉन होता है वह धन आवेशित होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह ऋण आवेशित होता है। इस आवेश की खोज सबसे पहले 1600 ईस्वी में, आज से लगभग 400 वर्ष पहले 1600 ईस्वी में थेल्स नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग करके ये बताया कि आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश होता है। जो धनावेश होता है उसको प्रोटॉन कहते हैं और जो ऋण आवेश होता है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इस पर थेल्स ने जब प्रयोग किया तो उसने क्या किया कि आबनूस की छड़ लिया और बिल्ली बेचारी का मर्डर करके उसकी खाल निकाला। ठीक, अब मर्डर पता नहीं किया कि नहीं किया, लेकिन बिल्ली की खाल लिया और आबनूस की छड़ लिया। जब बिल्ली की खाल को आबनूस की छड़ पर रगड़ा तो ये छड़ आवेशित हो गई। अब ये छड़ आवेशित हो गई, ये धनावेशित हो सकती है, ये ऋण आवेशित हो सकती है। अब फिर इसी एक दूसरी आबनूस की छड़ लिया, उसको ऊन से रगड़ा तो वह छड़ भी आवेशित हो गई, लेकिन उस पर विपरीत प्रकार का आवेश हुआ। अगर ये आबनूस की पहली छड़ जब बिल्ली की खाल से रगड़ते तो ये अगर धनावेशित हुई थी तो ये ऋणावेशित हुई, और जब दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास ले आया गया तो उनमें आकर्षण का गुण आया, आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ। तो थेल्स ने बताया कि दो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, दूसरा ऋणात्मक आवेश होता है। दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है, लेकिन उनका अमाउंट फिक्स होता है। अमाउंट जितना प्रोटॉन पर होता है उतना ही अमाउंट इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, लेकिन प्रकृति अलग अलग। जितना फोर्स से वो खींचेगा उतने ही फोर्स से ये भी खींचेगा। तो इस तरह से ये हमको प्राप्त हुआ, ये थेल्स ने हमको अपने प्रयोगों द्वारा दिया। बाद में जब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किया तो ये हुआ कि जब चार्ज को हम फ्लो करा देंगे, गति दे देंगे, तो हम विद्युत धारा में कन्वर्ट कर देंगे। यानी विद्युत धारा की परिभाषा हम देते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, उसको आई से प्रदर्शित कर देते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये सब चीजें होती हैं। तो यही आवेश जब चलने लगता है, किसी करंट जब किसी तार में जब ये बहने लगता है आवेश, तो उसी को हम विद्युत धारा नाम दे देते हैं। तो सबसे छोटी इकाई विद्युत धारा, ये जो भी चीजें यूज करते हैं इलेक्ट्रिक से संबंधित, सबसे छोटी इकाई आवेश है, यही आवेश है। और दो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है।
तो इस तरह से ये आवेश के बारे में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो आबनूस की छड़ धनावेशित हो गई। जब आबनूस की छड़ को ही ऊन से रगड़ा गया तो ऋणावेशित हो गई। जब इन दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास ले आया गया तो इनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया। इससे मतलब थेल्स को बहुत चीजें सोचने पर मजबूर हो गया थेल्स की शायद इनमें विपरीत प्रकार के आवेश हुए हैं तभी जाकर के आकर्षण उत्पन्न हुआ है, नहीं तो पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। तो ये इस टाइप्स का आवेश और इस टाइप से आवेश के बारे में हमको पता चला। ओके गाइस, तो फिर आवेश जब दो आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने लगे तो बाद में कूलाम ने अपना नियम दिया। कूलाम साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि जब आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो इसका तो मतलब सिर्फ ये है कि आवेश दो आवेशों के बीच में बल लग रहा है। अब वह बल कितना लग रहा है, कितना अमाउंट में लग रहा है, इसकी खोज करने के लिए कूलाम ने अपना एक नियम दिया। तो कूलाम के नियम की भी आज हम चर्चा कर लेते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ या प्रिंसिपल ऑफ कूलाम्स भी हम लिख सकते हैं। तो कूलाम ने दो आवेशों के लिए एक नियम दिया और उस नियम में उसने कहा, कूलाम ने एक नियम दिया और उस नियम में उसने कहा कि ऐसा है कि दो आवेशों के बीच में कितना बल लगता है उसके बारे में उसने बताया कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच की दूरी r है, तो इस पर कितना बल लगेगा उसके बारे में ये कूलाम ने कहा था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने अपने नियम में दिया था। कूलाम ने अपने नियम में सिर्फ ये दिया था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कूलाम ने ये बता दिया कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अगर इसका नाम Q1 दे देते हैं, इसका नाम Q2 दे देते हैं, तो Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कहा था कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब साथ साथ ये कहेगा कि हम भी मरेंगे तो ये भी कहेगा हम भी मरेंगे, लेकिन ये कहेगा कि हम मरेंगे तो ये कहेगा हम जिएंगे। अब इन जब दो इक्वेशन ले लिए, दोनों इक्वेशन को जब जोड़ देते हैं तो ये आता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को बराबर में करते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, उसका नाम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। यही कूलाम का फार्मूला है और इसी को कूलाम ने अपने नियम में दिया है, जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक नियतांक है, एक नियतांक है और इसका एक निश्चित मान होता है जिसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से कूलाम ने अपना नियम दिया था। इस नियम के अनुसार ये बताया गया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल के चिन्ह को जब बराबर बदलते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। इस तरह से आज का ये टॉपिक आवेश और कूलाम का नियम एंड होता है। और हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए आप सभी का मोस्ट वेलकम एंड वेरी वेरी थैंक यू।